आ गए आप लोग? सभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। ओके, मैं तब तक पीडीएफ ऐड कर लेता हूँ। बहुत कम लोग हैं अभी तक। जल्दी से आ जाइए आप लोग। पीडीएफ ग्रुप में भेज दिया जाता है, ठीक है। नमस्ते रमन। हाँ सौरभ। चलिए, सब लोग आ गए। नोटिफिकेशन नहीं मिला? थोड़ा सा मैं सबको एक बार मैसेज कर देता हूँ ताकि और लोग भी आ जाएं। इवनिंग का 7 बजे आज क्लास। गुड आफ्टरनून। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से। लास्ट में बताऊंगा नोट्स कैसे बनाना है। शुरू किया जाए क्लास को। आज कम लोग हैं, क्या बात है। नंदनी, आप प्लस में हैं या नहीं? ठीक है, जो भी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। मेरा नंबर है 8873415727। ये है व्हाट्सएप नंबर, इस पे आपको मैसेज करना है। और अभी हाल ही में क्लास स्टार्ट हुआ है, 2 क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, तो मैं बोलूंगा कि आप लोग ज्वाइन कर ही लीजिए प्लस को, यदि आप 66वीं बीपीएससी की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 4 बजे फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है और 11 बजे एंशिएंट हिस्ट्री हमारा चल रहा है। तो ये है टॉप एजुकेटर जो लगातार यहाँ पे क्लास आप लोगों को दे रहे हैं, बीपीएससी, बिहार एसआई, सभी एग्जामिनेशन के लिए। हाँ बिल्कुल होता है, तो इंस्टॉलमेंट में भी होता है। अगर ईएमआई से भी आप पे कर सकते हैं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, या एचडीएफसी है, एचडीएफसी का अगर कार्ड है तो आप जो है इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, देखिए इतने सारे बैचेस जो है अभी चल रहे हैं हमारे। तो अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है तो हमारा रेफरल कोड है
अभिमन्यु, ABHIMANYU, इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, बात करनी हो तो मेरे नंबर 8873415727 इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, अगर सब्सक्रिप्शन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। और यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको मिलने वाला है। डेली लाइव क्लासेस मिलता है, लाइव टेस्ट भी मिलता है, क्विजेस भी मिलता है आप लोगों को, स्ट्रक्चर कोर्स, अलग अलग कोर्स बनाया हुआ है, अनलिमिटेड एक्सेस, कहने का मतलब कि एक वीडियो आप कितनी बार भी, कई बार भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं क्लास को। इतने सारे प्री और मेंस सबके लिए बैच कोर्स चल रहे हैं। बैच कोर्स में कई सारे एजुकेटर होते हैं जो मिलकर के आपको पढ़ाते हैं। तो हमारा रेफरल कोड याद रखिएगा, रेफरल कोड है अभिमन्यु, इसी कोड का इस्तेमाल करना है 10% डिस्काउंट के लिए। और आपको लगता है कि यदि मैं ढंग से पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, तो आप इसी कोड का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि एक पॉजिटिव जो है फीडबैक जाए अनअकैडमी को। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? क्वेश्चन नंबर 1, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। और आप लोग जो भी लोग आ गए हैं, अंतिम तक कम से कम बने रहिएगा, तभी फायदा होने वाला है। नहीं तो एक दो क्वेश्चन कीजिएगा, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैसेज कीजिएगा, नंबर पे बता दूंगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आपको बता दूं कि ए है अहिंसा का पालन करना चाहिए, दूसरा है किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ये दोनों बिल्कुल ठीक है। जैन शब्द जो है वो जीन से बना है, जीन से जैन बना है और इसका मतलब होता है विजेता। ठीक है, इसका मतलब होता है विजेता। और महावीर ने यह कहा था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, जितने जो जीव हैं वो जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ठीक है, और महावीर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो महावीर का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था और ये 25 संघ के लिच्छवी के राजकुमार थे, क्षत्रिय राजकुमार थे ये। 30 वर्ष की अवस्था में, एज में इन्होंने अपना गृह त्याग किया था। ठीक है, गृह त्याग किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीतीश वेलकम। बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, आप जो भी लोग आ रहे हैं बिल्कुल अंतिम तक रहिएगा आप लोग, तभी क्लास का मजा आने वाला है। ठीक है, और 6 से 12 तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। नाइन्टी 93%, बहुत बढ़िया। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी। एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग, बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर कल का टॉपिक क्या है बताइए, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। व्हाट्सएप पे नहीं बताया जाएगा कि कल का टॉपिक क्या है, अभी बता दिया जाता है वीडियो के अंत में कि कल का टॉपिक क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग मैसेज मत किया कीजिए, लास्ट तक रहिए और देखा कीजिए। देखिए बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा, लालसा को बताया है और उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। ये दोनों बिल्कुल ठीक है बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहां एक
स्तूप का निर्माण किया गया था? क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे से आंसर कीजिए। भीम, डेजी कुमारी, विकास, वेलकम। हाँ, इसीलिए मैं बोलता हूं कि बुक आप लोग पढ़ कर आइए। बुक अगर पढ़ करके आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आंसर करने में। नहीं, आज तो थोड़े स्टूडेंट, हाँ ठीक है, लेकिन 500 तक तो अभी स्टूडेंट नहीं पहुंच पाए हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सारनाथ। बुद्ध का जन्म अगर हम लोग देखें, बुद्ध का जन्म आपको पता ही है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था, और ये शाक्य गण के क्षत्रिय राजकुमार थे। और इनको बोध गया में, बिहार के गया के बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। और इन्होंने वाराणसी में, वाराणसी में, वाराणसी के निकट है सारनाथ, ठीक है, यहीं पे सबसे पहले बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। और इसी घटना में, स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था सारनाथ में, ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? मृत्यु कुशीनारा में, कुशीनारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। महावीर ने अपनी शिक्षा के लिए किस भाषा का चुनाव किया? महावीर की बात की जा रही है, इसमें गलत मत कीजिएगा, अच्छे से आंसर कीजिएगा आप लोग। महावीर ने अपनी शिक्षा के लिए किस भाषा का चुनाव किया? क्वेश्चन नंबर 4 है। कुंदन वेलकम, खुशी, मेघा, कल्पना, आप सभी लोग अंतिम तक रहिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो सिर्फ टेलर है, अभी 12 तक हम लोग जब एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे तब आपको पता चलेगा, आपका लगभग 85% हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, डेली होता है भरत कुमार, डेली क्लास होता है। अच्छा अच्छा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृत भाषा। सामान्य बोलचाल की भाषा ये जो है वो प्राकृत भाषा थी, प्राकृत भाषा कहलाती थी, जो सामान्य हम लोग भी जहाँ पे रहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा। और ये एक तरह से कहे तो मगही भाषा थी, मगध में बोले जाने वाली, मगध में, और अभी भी मगधी भाषा बोला जाता है ना, मगधी भाषा। तो इसी को प्राकृत भाषा कहा गया। और अपने शिक्षा के लिए महावीर ने इसी भाषा को अपनाया था, ताकि जो आम जनता है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं भी हैं, शिक्षित लोग नहीं भी हैं, वो भी इस चीज को समझ पाए, उनको लैंग्वेज में कोई कठिनाई ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुनियों के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में उल्लेखित हैं? क्वेश्चन नंबर 5, आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं। हाँ, अभी पिक्चर बाकी है रमन, अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। 67% आप लोग पढ़ करके आते हैं और इसमें बहुत ही अच्छा आंसर करते हैं, इसलिए ये क्लास लेने में बहुत ही मजा आता है। बिल्कुल, साइंस को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्वेश्चन नहीं आया, देख लीजिए अपना स्कोर, आप लोग स्कोर चेक कर लीजिए जल्दी से। अच्छा अच्छा, ऐप क्लोज हो जाता है कैसे? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन बी, विनय पिटक, ठीक है। संघ भिक्षु भिक्षुनियों का संगठन था, और जहां घर त्याग करके लोग आते थे संघ में, ठीक है, और एक साथ रहा करते थे।
संघ में रहने वाले जो भिक्षु भिक्षुनी मतलब कि महिला, ठीक है, महिला पुरुष, उनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे और ये नियम कानून का जो नियम जो है वो संकलित किया गया था, वो विनय पिटक में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 गलत पूछा जा रहा है, थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा और आंसर कीजिएगा। चलिए, कौशिक प्रकाश वेलकम, सविता वेलकम, अर्णव अरुण, आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा आप लोग, तभी मजा आने वाला है। और बेसिक अभी बताया जा रहा है, बेसिक से लास्ट तक जाइएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपका जनरल स्टडीज। हाँ तो आसान है अतुल, क्योंकि 6 क्लास का हिस्ट्री है ना। साइंस अभी नहीं आ रहा है अनिल, आएगा अभी। देखिए 61% आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल इजी नहीं कह सकते, बिल्कुल इजी होता तो 90% आप लोग आंसर करते, 60% ही आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन डी। यहाँ पे सही नहीं पूछा जा रहा था, गलत पूछा जा रहा था, ठीक है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, ये जो है ये गलत है। संघ भिक्षु भिक्षुनियों का संगठन था, ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है। हाँ देखिए आप लोग बातें मत कीजिए, ठीक है, बातें नहीं कीजिए, नहीं तो क्लास बंद कर दूंगा। बातें नहीं कीजिए आप लोग अपने में। हाँ देखिए यहाँ पे क्या होता था, हम लोगों को विनय पिटक, अभी जस्ट मैंने विनय पिटक के बारे में आपको बताया कि विनय पिटक से ये पता चलता है कि संघ में सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे। पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामियों से, ठीक है, और राजकर्मियों को अपने राजा से, कर्जदारों को जो देने वाले हैं कर्ज, उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी, ठीक है। तो यहाँ पे था कि स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी, नहीं, बच्चों को लेना पड़ता था। और विवाहित स्त्री को संघ में प्रवेश के लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी, ठीक है, माता पिता से नहीं बल्कि पति से। अच्छा उसको देख लूंगा गोल्डन, अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है ऐप से तो देख लूंगा एक बार। कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं, विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विहार के बारे में आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एट्टी 7%। अविनाश, अमित वेलकम, विनीत वेलकम। हो गया। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यहाँ पे बिहार के बारे में पूछा जा रहा था और इसमें आपको सही बताना है। बिहार बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनियों की शरण स्थली थी, जो बाद में निवास स्थल में बदल गया, बिल्कुल ठीक है ये। इसके बाद है प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था, ये भी बिल्कुल ठीक है, सही है, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में जो कार्ले की गुफा है, कार्ले की गुफा इसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें किस रूप में रहना होता था? गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें किस रूप में रहना होता था? क्वेश्चन नंबर 8।
मतलब ये पूछा जा रहा है, आपको बताना कि गृहस्थी का मतलब क्या होता है। चंदन वेलकम। गृहस्थी का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। अगर 6 to 12 आपने कर लिया एनसीईआरटी, तो यूपीएससी भी आसानी से फाइट कर सकते हैं। बीपीएससी तो छोड़ दीजिए, यूपीएससी भी। हाँ बिल्कुल सही आपने बोला अमित, साइंस भी करवाऊंगा सोनल, चिंता नहीं करना है। देखिए सही बोला आपने, विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना, मतलब शादीशुदा जिंदगी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं गृहस्थी बसा लिया, है ना। हाँ बिल्कुल अतुल। देखिए आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। एक था ब्रह्मचर्य, है ना, ब्रह्मचर्य। एक था गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, ये 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत हम लोग देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इसकी अपेक्षा की जाती थी, और इस चरण के दौरान ये सादा जीवन जीते थे, मतलब कि विवाह जो है वो लोग नहीं करते थे। ठीक है, और वेदों का अध्ययन करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे। और यहाँ पे क्या था, गृहस्थ जीवन में लोग शादीशुदा लोग होते थे और अपना परिवार चलाते थे। ठीक है, खेतीबाड़ी करते थे। हाँ, जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। इनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 9। किनका हैप्पी बर्थडे है, मैं भी बोल देता हूं हैप्पी बर्थडे। ऋतिक कुमारी वेलकम। 96% आंसर आ रहा है, वाह क्या बात है। स्कोर चेक कर लीजिए आप लोग। चलिए हो गया हैप्पी बर्थडे, बहुत अब नहीं। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। और ऐसा ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है तो आप लोग उसको छोड़ नहीं रहे, है ना। जर जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है, ये बिल्कुल ठीक है। इन्होंने जो शिक्षाएं दी, इनकी जो शिक्षाएं हैं वो एक ग्रंथ में संकलित किया हुआ है, जैन अवस्था बोलते हैं इसको। ठीक है, जरसु की मूल शिक्षा का सूत्र सद विचार, सद वचन और सद्य कार्य है, सद कार्य है। ए और बी दोनों बिल्कुल ठीक है। हम्म, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, अच्छे से आंसर कीजिएगा, अच्छे से आंसर कीजिएगा। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में पूछता है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में होता है। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको सही बताना है कि इनमें से कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 10। शुभम, आशीष वेलकम। नाइन्टी 96%, वाह बहुत बढ़िया। चलिए बातें होने लगी, बातें मत कीजिए आप लोग, ध्यान से क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बातें मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त
सभी। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, उपनिषद उत्तर वैदिक काल का हिस्सा थे, ये बिल्कुल ठीक है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना और बैठ करके शिक्षा ग्रहण करना, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ओके, और इन चिंतकों में अधिकांश का मानना है कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी और मृत्यु के बाद भी चलता रहता है। ठीक है, अस्थायी जीवन और मृत्यु के बाद भी कुछ चलता रहता है, ऐसा कहा गया इसमें। ठीक है, और उन्होंने इसका वर्णन जो है आत्मा और ब्रह्म, आत्मा के रूप में किया है, और मानते थे कि अंततः आत्मा तक ब्रह्म जो है एक ही है, आत्मा और ब्रह्म एक ही माना है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपनिषदों में संकलित वार्तालापों चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 गलत पूछा जा रहा है। ठीक है, निवेदिता वेलकम, लवली कुमारी, आप लोग जो है वो अंतिम तक रहिएगा, जो भी लोग आ रहे हैं। रॉन्ग टच हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ये गलत है। अब एक एक करके हम लोग पूछते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा था कि उपनिषदों में संकलित वार्तालापों या जो चर्चाएं हैं, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। अभी जस्ट हमने देखा, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है, इसमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसमें महिलाएं भी थी, ये भी ठीक है। इसके बाद है, विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, ये जो है गलत है। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम जो है वो हिस्सा लेते थे। ठीक है, हाँ एक अपवाद है जो आप लोग बोल रहे थे, अपवाद सत्यकाम, सत्यकाम जाबाल, है ना, सत्यकाम जाबाल, क्योंकि सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। ठीक है, हम्म, देखिए आपको थोड़ा सा बता दूं कि सत्यकाम के मन में, इसके मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा था हमेशा सत्य जानने के लिए। ठीक है, ये सत्य जानना चाहता था, और गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उनको विद्यार्थी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, और बाद में वे अपने समय के सबसे प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। ब्यूटी, सुस्मिता, आराध्या, वेलकम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12, अच्छे से पढ़ लीजिए चारों ऑप्शन, इसके बाद खोल देता हूं। हेलो सलमा, अंतिम तक बने रहिएगा, अभी से भी जो भी लोग अभी आ रहे हैं। कौन गलत है ये पूछा जा रहा है आपसे। 52% आंसर आया। देखिए ठीक है प्रिया,
ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है। ऑप्शन ए है जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया था। ये बिल्कुल ठीक है। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। और यहाँ पे तो अहिंसा की बात होती थी, है ना। अहिंसा मतलब कि कोई भी जीव, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, किसी को नहीं मारना है। और अगर खेती करना है तो कीड़े को मारना ही पड़ेगा। तो ये जो है जैन धर्म के नियमों का पालन किसान नहीं कर पाते थे। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ। ये भी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, साइंस का भी चलेगा अंकित, चिंता नहीं कीजिए। जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, इसके बाद बोल देता हूं। चलिए आंसर कीजिए। 97%। स्कोर चेक कर लीजिए, कई लोग तो निकल भी गए, लगता है समझ में नहीं आता है। अब इससे बेसिक क्या होगा, इसीलिए 6 क्लास से मैंने स्टार्ट किया है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा अच्छा। देखिए, उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। ये भी बिल्कुल ठीक है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ये भी ठीक है। ए, बी और सी ये तीनों बिल्कुल ठीक है। बुद्ध और जैन के युग में, बौद्ध और जैन के युग में अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित है, किससे संबंधित है ये रचना, ये पूछा जा रहा है आपसे। 79% आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन डी, व्याकरण से। यहाँ पे बात की जा रही है पाणिनि की। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये पुस्तक है, और ये किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है ये। और ये व्याकरण से संबंधित पुस्तक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, ये तो बिल्कुल लीजिए, इसमें 100% आंसर कीजिए, 100%। 86%, ये क्या हो गया, इतना इजी क्वेश्चन में भी आप लोग गलती करेंगे। 83%। नेभा गुप्ता, अजय वेलकम, अमन कुमार वेलकम।
देख लीजिए स्कोर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी। बिल्कुल, फुल टॉस में भी विकेट गंवाना पड़ता है ना। देखिए ऑप्शन बी, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और इसके गुरु थे कौटिल्य, या इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ठीक है, या चाणक्य। इन्हीं के हेल्प से ये राजा बने थे। चलिए, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सोच लीजिए कि ये क्लास 6 का क्वेश्चन है और कई बार बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। नाइन्टी 91%। हाँ हाँ, फिर 7 क्लास का, फिर 8 क्लास का, फिर 9, 10, 11, 12, ये सारा कुछ कर लेंगे। और धीरे धीरे जैसे ही क्लास भी बढ़ेगा, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। 12 तक हो गया, यूपीएससी भी आप क्लियर कर सकते हैं। और इसके बाद 12 कराने के बाद मैं फिर हिस्ट्री उठाऊंगा, और हिस्ट्री किससे, जैसे हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा से, या फिर स्पेक्ट्रम को उठाऊंगा, वहां से एमसीक्यू चैप्टर वाइज। इसके बाद पॉलिटी हो गया, लक्ष्मीकांत लाऊंगा। बस आप लोग बने रहिए, सारा कुछ क्लियर करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16, अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा की गई, और यह राजनीतिक पर आधारित पुस्तक है, राजनीतिक और प्रशासनिक पर आधारित पुस्तक है। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि के द्वारा किया गया है, और ये व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम की अगर बात करें तो ये कालिदास की रचना है, ठीक है, कालिदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? अभी तक 500 स्टूडेंट नहीं पूछ पाए हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, शेयर नहीं करते आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17, 82%। एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए तो। इतना भी लाइक, वाह, लगता है 500 लाइक चला गया। ये 500 प्लस 550। ज्यादा लाइक नहीं कीजिए। 600। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। अब नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, ठीक है। चंद्रगुप्त, आप लोग लगता है 1000 लाइक पूरा देंगे, इतना भी नहीं, ठीक है। नहीं 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 नहीं, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक इसका सही आंसर होगा। चलिए चलिए, 1000 पूर गया, अब तो रुक जाइए। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए, अब नहीं, अब आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 18, मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 18, चलिए
बहुत लाइक हो गया, अब नहीं। बिल्कुल, आप ही लोगों के कारण तो मेरे चेहरे पे स्माइल है। आज तबीयत खराब था, फिर भी स्माइल है। सुबह सुबह से सब तबीयत खराब था, लेकिन आप ही लोगों के कारण मैं आप लोगों के साथ आता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। एक आप लोग जो है वो फैमिली बन गए हमारे। ठीक है, आप मेरे परिवार के सदस्य जैसे हैं। यस अतुल। बेटी तो नहीं सोनल, लेकिन बहन हो सकती हैं आप। ठीक है, क्योंकि अभी ज्यादा उतना ऐसे नहीं हुआ है। ठीक है, भाई बहन जैसे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर होगा। देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है वो राजगृह और पाटलिपुत्र, मैक्सिमम जो है वो पाटलिपुत्र रहा। और हम्म, अभी जस्ट हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। हाँ सिद्धांत, कूलर भाई मेरे, है ना। तक्षशिला, यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय था। ठीक है, ये राजधानी नहीं थी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल वेट करूंगा नेहा। क्वेश्चन नंबर 19, अनेक स्थानों से अशोक के शिलालेख मिले हैं। निम्नलिखित में किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 19। दिव्यांका सिंह, वेलकम। बिल्कुल सलमा, वेट रहेगा। यस यस अभिलाषा। मैं बिहार के औरंगाबाद से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन ई, कांधार, ब्राह्मणगिरी, जौगढ़, गिरनार, इन सभी जगहों से हम लोगों को मिले हैं। ठीक है। हम्म, इसके अलावा और भी बहुत है, बहुत जगहों से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। बिल्कुल, आप सभी आइएगा, एक ही बार सबसे मिलूंगा। डेरी ऑन सॉन अमित। अच्छा, विशाल जी औरंगाबाद से हैं। कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर और नजराना के बारे में बताना है। आप भी किसी का औरंगाबाद से हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा अच्छा, गो से हैं प्रदीप, बहुत बढ़िया। आप सबको बुलाऊंगा एक दिन, कार्यक्रम एक दिन रहेगा। सरस्वती गया, गया से हैं। बारून से हैं पीएस। अच्छा अच्छा, चलिए हाँ। देखिए, स्कोर देख लीजिए। हम्म।
हाँ बिल्कुल अतुल, बहुत लोग भूल जाते हैं जॉब के बाद। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे है कर अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे। नहीं, कर जो है वो नियमित रूप से किया जाता था। ठीक है, नियमित रूप से कर को एकत्रित किया जाता था। ठीक है, इसको रेवेन्यू भी हम लोग कहते हैं। वही नजराना की अगर हम लोग बात करें तो नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ था यहाँ पे। नजराना क्या होता था? देखिए नजराना वैसा एक तरह से कर ही था। ठीक है, लेकिन जब भी किसी को मन हो वो उपहार के रूप में दे देते थे लोग, स्वेच्छा सही से दे देते थे। हाँ सबको दिखाऊंगा। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 अच्छे से देख लीजिए। हेलो निधि, वेलकम। हाँ बिल्कुल विशाल। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल मतलब कि गवर्नर के रूप में भेजा जाता था, जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था। वहां राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। ये दोनों बिल्कुल ठीक है, सही है। आपको बता दूं, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र और उसके आसपास का जो क्षेत्र था, इलाका था, उस पर सम्राट का सीधा कंट्रोल होता था, नियंत्रण होता था। और यहाँ कर वसूली के लिए राजा द्वारा जो अधिकारी नियुक्त होते थे वही करते थे। अगर देखिए जो राजा के आदेशों का जो उल्लंघन करता था उन्हें सजा भी दी जाती थी, और कई अधिकारियों को, यहाँ सब अधिकारियों को वेतन दिए जाते थे। अब बातें नहीं, प्लीज प्लीज। चलिए आप लोग कमेंट मत कीजिए इतना। डेली 1 बजे ये क्लास होता है, याद रखिएगा। डेली 1 बजे काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्लास। मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रशासन से संबंधित पढ़ लीजिए, पहले बड़ा बड़ा ऑप्शन है इसलिए पढ़ लीजिए, इसके बाद हम लोग आंसर करेंगे। कृष्णा चंद्र, वेलकम। गम्हारी, प्रदीप, ये गम्हारी कहाँ है? गोह में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। हाँ, इसके बाद 8 क्वेश्चन और है, 8 क्वेश्चन। चलिए समय चूंकि नहीं है तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम।
पश्चिमी यूनानी राजा? बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23। सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था? बिल्कुल नेहा, हिस्ट्री आसान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। यहाँ पे पूछा यह जा रहा था कि सेलुकस निकेटर का राजदूत जो है कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक की रचना की, इंडिका। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और इसके बुक से भी पूछा गया है। मौर्य साम्राज्य के बारे में इंडिका में काफी ज्यादा चर्चा किया है इन्होंने। हम्म। और एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो डायमेकस है ये बिंदुसार के समय में आया था, बिंदुसार के समय में आया था। ठीक है, और ये जो फाहियान है ये चंद्रगुप्त के समय में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या द्वितीय, या इसको द्वितीय भी कहा जाता है। और वेनसांग हर्ष के काल में आया था, हर्ष के समय। क्वेश्चन नंबर 24। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है धम्म महामार्ग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, धम्म महामार्ग। क्वेश्चन नंबर 25। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई है? अभी जो हमारी लिपि है, मान लिया कि जैसे देवनागरी है, ठीक है, तो ज्यादातर जो लिपियां हैं वो पिछले मतलब कि किससे बनी हुई है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, आप लोग समय से बिल्कुल आ जाया कीजिएगा। 25, चलिए बोल देता हूं, आप लोग बिल्कुल समय से आ जाया कीजिएगा। डेली 1 बजे एनसीईआरटी का क्लास चलता है, 1 PM डेली। ठीक है, डेली क्लासेस। और इसके बाद 6 PM, सॉरी 6 नहीं, आज से 7 PM हो गया क्लास। अमन समय से आ जाइएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही जो आंसर है, हाँ, ये ऑप्शन सी, ब्राह्मणी। ठीक है, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां जैसे देवनागरी है, तमिल है, बांग्ला है, मलयालम है, ये सब ब्राह्मणी लिपि से उत्पन्न हुई है। ये क्या होगा?
नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में स्थित अरिका मेड्डू का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? 26। मोहम्मद सिराज, अर्जुन कुमार, वेलकम। नहीं है? होगा, अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है पोडुका। अरिको मेड्डू का रोमन नाम था ये, रोमन नाम था। और अरिका मेड्डू, बेरीगाजा, मसूलीपट्टनम और मुजीरी ये प्राचीन काल के महत्वपूर्ण पतन थे। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद। हो गया? आंसर कीजिए। क्या पोल मिल गया जो रॉन्ग हो गया? भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, मौर्यों के बाद जो है अनेक विदेशी शासक हुए, जिसमें हिंद थे, ठीक है। इसके बाद हिंद के बाद यवन थे। इसके बाद अ, हिंद थे, यवन थे, इसके अलावा शक थे, ठीक है, शक थे। शक थे। फिर पार्थियन थे। क्या पोल मिल गया था आप लोगों को? इसके बाद कुषाण भी मिला था। ठीक है, फिर से देता हूं तब, आंसर कीजिए। स्कोर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पढ़िए और आंसर कीजिए। विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बनाई। ये रीतियां अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अब ये चुनना है कि कौन सा सही है। शिवानी, आशुतोष, आप लोग याद रखिएगा कि डेली 1 बजे एनसीईआरटी का क्लास आता है, ठीक है, डेली 1 बजे।
देख लीजिए स्कोर आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अब 3 क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं। सॉरी, अच्छा 1:28 क्वेश्चन खत्म। धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, इसके बाद आंसर करते हैं हम लोग। व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। देखिए, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है तो प्लीज मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा अभिमन्यु, जिससे मुझे थोड़ा सा क्रेडिट मिल जाएगा अनअकैडमी में कि अच्छा पढ़ाते हैं, स्टूडेंट लोग इन्हीं के कोड से आ रहे हैं। ठीक है, और 10% का साथ ही आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरा 8873415727 इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिएगा। 94% आप लोगों ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया। देख लीजिए, ये सभी अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए, ये बिल्कुल ठीक है। उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे, ये भी ठीक है। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजे थे, बिल्कुल ठीक है। और श्रीलंका में तो इनके पुत्र और पुत्री ही गए थे, है ना, संमित्रा और महेंद्र। लास्ट क्वेश्चन, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, अच्छे से आंसर कीजिए, 100% कीजिए। ये नहीं आया, कोई बात नहीं, ये नहीं आया तो कोई बात नहीं। चलिए, आप लोग अपना स्कोर देख लीजिए और बताइए कितने लोग कितने स्थान पे रहे, आप लोगों का स्कोर क्या रहा। ठीक है, और प्लीज मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग थोड़ा सा साथ दे दीजिए, शेयर कर दिया कीजिए लिंक को बस। और जो लोग ग्रुप में नहीं है, अनअकैडमी स्पेशल क्लास लिखेंगे टेलीग्राम में तो आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे पीडीएफ, सारा स्टडी मटेरियल, सारा कुछ, टाइमिंग और टॉपिक सब कुछ भेजा जाता है। ठीक है, हाँ, तो आप लोग किया कीजिए। और जो भी लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, या तो 12 महीने का लीजिए आप लोग, या 24 महीने का। 24 महीने का 2 साल का अगर लेते हैं तो 12 महीने से मात्र 1000 रुपए आपको ज्यादा लगता है। ठीक है, लेकिन कोड प्लीज याद रखिएगा अभिमन्यु, ये हमारा रेफरल कोड, इसी का यूज कीजिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी दिक्कत हो मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग 7 बजे 7 PM। सो थैंक यू सो मच। हाँ, अगला जो चैप्टर होगा याद रखिएगा, अगला चैप्टर हमारा होगा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 8 था ना आज, 9 10 अगर है क्या, मुझे एनसीईआरटी देखना पड़ेगा। चैप्टर नंबर अगर 9 10 है एनसीईआरटी में तो उससे आएगा, है ना। तो 9 और 10 से 6, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 10 हिस्ट्री का। ठीक है, ये देख लीजिएगा। तो मिलते हैं, और कोई भी लोग मैसेज ये नहीं कीजिएगा कि किस टॉपिक से, नहीं बताने वाला मैं अब। बहुत लोग मैसेज से सिर्फ भर देते हैं मेरा व्हाट्सएप। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। शाम का मिक्स्ड क्वेश्चन आएगा, मिक्स्ड होगा।